नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उन्होंने हाल ही में कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया है, तो हम इसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं सर आपसे ये पूछना चाहती हूँ, वर्तमान राजनीति के परिदृश्य से कांग्रेस के विजन से आपको कितनी सहमति है? सच्चाई तो है कि हमें किसी भी राजनीतिक दल से कोई सहमति नहीं है जी। अगर पूरी तरह से हम किसी पार्टी से सहमति रखते तो हम पार्टी न बनाते जी। पार्टी हमने इसलिए बनाई, 2008 में हमने पार्टी बनाई, महान दल बनाई, इसलिए बनाई कि सारी पार्टियां आदर्श की बात करती हैं लेकिन यथार्थ में सब एक जैसा काम करती हैं, सबको हिस्सा नहीं मिलता है। सारी पार्टियों के रहते हुए भी, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस के रहते हुए कुछ ऐसे भी समाज हैं, वंचित समाज, जिन्हें हिस्सा नहीं मिल रहा है। हिस्सा छोड़िए, न्याय नहीं मिल रहा है। जब उनके साथ अन्याय होता है, जब उनके घर जलाए जाते हैं, जब उनकी बेटियों के साथ कोई गलत हरकत होती है, जब उनकी ज़मीन कब्जा की जाती है, जब उनका मर्डर होता है, तो यही सरकारें मदद नहीं करते जी। उदाहरण के रूप में अभी लखनऊ के एक चर्चित कांड था, पंडित विवेक तिवारी की हत्या हुई। पंडित विवेक तिवारी के संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मारा पुलिस ने। जब पुलिस का कहना है, जिन लड़कों ने गोली मारा उनका कहना है कि रात में वो किसी लड़की के साथ थे, उन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। मैं उस घटना की निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था पुलिस को। लेकिन इस घटना के होने के बाद जी 8 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उस पीड़ित परिवार के पास जाते हैं, उनका हालचाल लेते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं और उन्हें मदद का भरोसा देते हैं। और 8 दिन के अंदर ही पूरी सरकार उस पंडित विवेक तिवारी की पत्नी का मदद करती है सरकार, और उन्हें 50 लाख रुपया नगद, एक सरकारी फ्लैट और 2.5 लाख रुपया सैलरी की नौकरी देती है। क्या यही सुविधाएं पाल प्रजापति कश्यप या गैर जाटव, गैर यादव, जो छोटी छोटी जातियां हैं, वंचित जातियां हैं, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, मौर्य हैं उत्तर प्रदेश में, जो बाहुल्य है जिनका, क्या उन्हें भी हमारी सरकार या केशव प्रसाद मौर्य, क्या स्वजाति होते हुए भी केशव प्रसाद मौर्य, क्या अपने समाज में जो घटनाएं हुई, क्या वहाँ ये सुविधाएं उनको दी गई? क्या उनके साथ जब मर्डर होता है, जब उनके साथ घटनाएं होती, उनकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती? पंडित विवेक तिवारी जी की पत्नी कल्पना जी की मदद हुई, भाजपा ने किया, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और मदद करें, और भी मदद की ज़रूरत होती है, ऐसे जिसके साथ घटना हो उस मदद की ज़रूरत। लेकिन सवाल मेरा बेसिक है कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, भाजपा को शाक्य, कुशवाहा, सैनी, मौर्य ने 2014 और 17 में 90% से ज़्यादा वोट दिया, जिनकी आबादी कुल 14% है अकेले उत्तर प्रदेश में। इतना वोट देने वाले समाज में कई घटनाएं हुई, मैं उन घटनाओं की यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन तमाम घटनाएं हुई। जैसे एक संभल में पूरे परिवार को मारने का प्रयास हुआ, उनकी बेटी की मौत हुई, पत्नी कोमा में आज भी हॉस्पिटल में पड़ी है, प्रेमचंद कुशवाहा की बेटी। इसी तरह से कासगंज की घटना राजा रिजौला गांव है, राजा रिजौला गांव में कासगंज में एक घटना हुई, लड़के को 18 बार चाकू मारा गया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वो जिंदा है, उसका अपना 5.5 लाख रुपए खर्च। लेकिन अगर समझौता नहीं है तो इस गठबंधन के पीछे की वजह क्या है? नहीं, समझौता है जी, समझौता है। समझौता इसलिए है कि राजनीति में जब सभी लोग अकेले अकेले लड़ें तो हम भी अकेले लड़ें, लेकिन जब 10 पहलवान एक साथ मिल के लड़ रहे हैं, हम कितना भी ताकतवर हों, हम हार जाएंगे। इसलिए हमें भी गठबंधन, मोदी जी अगर 42 पार्टियों का गठबंधन कर सकते हैं, वो कश्मीर में जाके गठबंधन उनसे कर सकते हैं जिनका उनका वैचारिक मतभेद है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी से वो गठबंधन कर सकते हैं जो आतंकवादियों की बात करती है, जो आतंकवादियों को इस देश का मसीहा मानने के लिए तैयार है, उससे कर सकते हैं। और सपा बसपा का जब गठबंधन होता है तो कहते हैं बेमेल गठबंधन है, अपने गठबंधन को बेमेल ने। गठबंधन का ये युग चल रहा है, जब सभी लोग 42 पार्टी एक साथ, तो हमें भी किसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। और गठबंधन के लिए मैं किसी को अच्छा और बुरा नहीं मानता। हम समाजवादी पार्टी और बसपा को ये नहीं कह रहे हैं कि हम उनसे गठबंधन के लिए तैयार नहीं, हम तैयार हैं। भाजपा से थोड़ी सी हम लोग दूरी इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो धर्म के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर वो देश को लड़ाने और बांटने का काम करते हैं। एक तरफ वो इस तरह की बातें करते हैं, दूसरी तरफ कश्मीर में जो अलगाववादी नेता
जो अलगाववादी लोग रैली करके सरेआम मंच पर झंडे जला रहे हैं भारत के, सरेआम भारत का रुपया जला रहे हैं, भारत मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं, उन्हें हमारी भाजपा की सरकार सैकड़ों करोड़ों रुपए का सुविधा देती, उन्हें विदेश घूमने के लिए देती, उनके पूरे परिवार के साथ विदेश घूमने का पैसा देती, और उन्हें दूसरे देशों में जब वो जाते हैं तो यहाँ की सरकार लेटर लिख के देती कि हमारी तरफ से गेस्ट हैं, जो भारत का झंडा जला रहे हैं, जो सैनिकों पे पत्थर फेंक रहे हैं, जो पुलिस वालों को मार रहे हैं कश्मीर में, जो कहते हैं कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। वो तो भाजपा की बात हो गई। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी, अगर जो गठबंधन हो रहे हैं, अगर इन फ्यूचर अगर कांग्रेस के साथ सपा बसपा का भी गठबंधन हो जाता है, तो आप अपनी पार्टी की स्थिति कहाँ पर देखते हैं? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि सपा बसपा के साथ गठबंधन कांग्रेस का हो, अच्छा, बेहतर हो। वो हमें भी अपने गठबंधन में रखना चाहे तो रखें, नहीं रखेंगे तो हम अकेले दम पे लड़ेंगे, जो हमारी अपनी ताकत है। हमें अपनी ताकत पे भरोसा, महान दल की ताकत भरोसा। हम कांग्रेस की ताकत के बदौलत महान दल नहीं चला रहे हैं जी। हाँ, आज हमारा उनका समझौता है। और वैसे भी देखा जाए तो सपा बसपा भाजपा और कांग्रेस में अगर देखा जाए तो मैं और लोगों को नहीं जानता, लेकिन मैं अपने अगर चश्मे से देखता हूँ तो मुझे इन सबसे बेहतर कांग्रेस लगती है। क्यों लगती है कांग्रेस? क्योंकि सपा और बसपा, कांसीराम साहब ने लड़ाई शुरू की थी 1585 की, कि 15 आगड़े हिंदू 85 दलित और पिछड़ों का हिस्सा खा जा रहे हैं और वो नहीं दे रहे हैं, उनसे छीन कर लाना है। दलित पिछड़ों का आरक्षण हुआ। लेकिन हम कल भी ये सवाल उठाए थे और हम लगातार उठाते हैं कि जब अखिलेश यादव जी की सरकार आती है, जिन्होंने दलित पिछड़ों को ये कह के गोलबंद किया कि अगड़े हिंदू, भाजपा या कांग्रेस के हिंदू, वो हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं, सारी चीज़ों में हिस्सा खा जा रहे हैं, तो हमें अखिलेश यादव जी और बहन कुमारी मायावती से हम सभी ने निवेदन के साथ कहना चाहते हैं कि हमें वो बताएं कि जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने पिछड़े समाज में गैर यादव को, पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, नाई को, दर्जी को, भुर्जी को, कुशवाहा को, शाक्य को, सैनी को, मौर्य को, राजभर को, जो अन्य पिछड़े समाज में आते हैं यादव के अलावा, पटेल को कितना हिस्सा उन्होंने दिया, वो लिख के हमें बता दें। नहीं, जब आपको ये सारी चीजें पता होने के बावजूद कि वो जाति के आधार पर या इन सब के उस आधार पर जब वो करते हैं अपनी राजनीति और अपना वोट बैंक भरते हैं, उसके बावजूद भी क्या गठबंधन होता है, तो आप उनके साथ जाने के लिए, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए आप उनके साथ जाने के लिए तैयार? मैं बीजेपी को हराने के लिए नहीं गया हूँ जी। मैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी के साथ गठबंधन किया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब कुछ लोगों का हिस्सा नहीं मिल रहा है, हम सबको हिस्सा शायद ना दिला पाए। तो ये गठबंधन के पीछे का कारण क्या है, विकास या सेक्युलरिज्म? गठबंधन के पीछे का कारण असली में विकास होता है कि कुछ लोगों का विकास हो गया। जैसे हम परिवार में 10 भाई हैं, अगर हम 10 भाई हैं तो कुछ भाई को ज़्यादा मिल रहा है। घर में अगर 100 रोटी बन रही तो 10-10 रोटी सबको मिल जाए, किसी को एतराज नहीं। लेकिन हो ये रहा है कि 10 रोटी में से 5 भाई 9 रोटी ले रहे हैं और एक रोटी में से 9 को कह रहे हैं कि आप लोग 9 रोटी, एक रोटी में से 9 लोग खा लो। मतलब हमें वो सूखी रोटी देने के लिए तैयार नहीं है। जब भाजपा कांग्रेस, जब सपा बसपा नहीं थी तो भाजपा कांग्रेस सारी नौकरी, सारी ठेकेदारी, सारे उद्योग, सारे व्यापार में उनका कब्जा था, अगड़े हिंदुओं का। जब सपा बसपा आई तो उस हिस्से में से आरक्षण के नाम पर उन्होंने कुछ न कुछ हिस्सा लिया और खींचा। अब आज समस्या ये है कि हम पार्टी, हमें ज़रूरत नहीं बनाने की। अगर हमारा हिस्सा, या हिस्सा छोड़ो थोड़ा कम भी दे दें, जितना हमारा हिस्सा बनता है उसका आधा भी दे दें तो भी हम मान लेंगे। लेकिन जब बसपा की सरकार होती है और कोई अन्याय, कोई उनका बेस वोट करता है किसी दूसरे समाज के ऊपर, तब पुलिस सुनवाई नहीं करती, क्योंकि जाटों का मामला है जी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, पुलिस का अधिकारी ये कह के हाथ जोड़ लेता है कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यादव का मामला है और समाजवादी पार्टी की सरकार। तो इसका मतलब जिस पार्टी की सरकार होगी उसके बेस वोट को तो फायदा, और बाकी लोग नंबर 2 के नागरिक। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और सबको बराबरी का अधिकार दिया, तो कहाँ बराबरी?
लेकिन अगर आप किसी के साथ गठबंधन में जा रहे हैं तो उनकी जो भी सोच रही है, जो विचार है, जो वो आगे लेकर एजेंडा लेके चल रहे होंगे कि जिसके थ्रू वो अपना वोट बैंक भर सके, तो आप उन चीजों के अगेंस्ट जाके अपने विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ावा देंगे? उसी तरह करेंगे जैसे आज ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा में हैं, लेकिन वो चूंकि अपनी खुद की उनकी पार्टी है, अगर भाजपा के कार्यकर्ता होते, भाजपा के वो विधायक होते, भाजपा के सांसद होते, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न बोल पाते। लेकिन चूंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनकी अपनी पार्टी, उनका अपना कार्डर है, उनके अपने वर्कर हैं, वो अपनी पार्टी बोले बहुत करेगी भारतीय जनता पार्टी, उन्हें अलग कर देगी। वो अलग कर देगी तो फिर कहीं और अलायंस कर लेंगे, क्योंकि हमारी अपनी झंडा, हमारा अपने पहचान है। दिक्कत क्या होती है, किसी भी पार्टी में जो लोग हैं मेन वही फैसले लेते हैं, नीतियां, जैसे आपने कहा कि वही नीतियां बनाएंगे, लेकिन हम उनके पार्टी के वर्कर नहीं हैं। हम कांग्रेस में गए, अलायंस किए, हमारा अपना कार्डर है, हमारा अपना कार्यकर्ता है, हमारा अपना झंडा है, हमारा अपना नेतृत्व है, हम उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम अपनी पहचान को नहीं, पहचान तो हमारी तब खत्म होगी जब हम विलय कर लेंगे, जब हम मर्ज कर लेंगे कांग्रेस में। तो हम अपना मर्ज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखे हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को खड़ा रखे हैं। लेकिन आप जहां देख रहे हैं कि ये चीजें गलत हो रही है, उनके साथ अपना समझौता करना आपको किस हद तक सही लगता है? कि जो जाति के आधार पर आज के ज़माने में जहां टेक्नोलॉजी इतनी हाई जा रही है, जहां 4G 5G का ज़माना आ गया, उसमें जाति धर्म के आधार पर वोट बैंक भरा जाता है, उसमें विकास, जहां सब भ्रष्टाचारी बैठे हुए, आपको नहीं लगता कि इसी के साथ मैं ये भी आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि जहाँ ये गठबंधन हो रहा है वहीं इसका बीजेपी को फ़ायदा मिल सकता है? कि एक भ्रष्टाचारी को हटाने के लिए, जहाँ अगर कहा जाता है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्ट है, ये है वो है, तो क्या इतने भ्रष्टाचारी जो एक साथ आ रहे हैं तो लोगों को ये चीज़ नहीं लगेगी कि उनसे उनका नुकसान और ज़्यादा होगा? सच्चाई तो यह है कि राजनीति में जो लोग भ्रष्टाचार की बात करके आ रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं जी। कोई ऐसा मैकेनिज्म अब आपके पास नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार ना हो, कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा उद्योग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार ना हो। भ्रष्टाचार है। अरविंद केजरीवाल एक नेता है जिन्होंने कहा हम पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त हैं और हम अपनी पार्टी में भ्रष्टाचारियों को नहीं रखेंगे। शीला दीक्षित की सरकार को और कांग्रेस को गाली दे के वो आए जी। हम ये नहीं करेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, और आने के बाद क्या किया आपने? वही कुल किया जो कांग्रेस और बीजेपी करती थी, वही किया जो सपा और बसपा करते थे, जो लालू यादव करते थे। जब लालू यादव की पार्टी के ऊपर आरोप लगता है, जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर किसी कार्यकर्ता पर आरोप लगता है, तो बीजेपी हो चाहे बसपा हो सपा, सभी लोग कहते हैं कि इनको ये हटा नहीं रहे हैं। और जब अपनी पार्टी पे आरोप लगता है तो कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, बिना जांच के कैसे किसी के साथ हटाते हैं? भाई जांच होनी चाहिए। भाई आरोप तो किसी के ऊपर लग सकते हैं, आरोप किसी कोई भी लगा सकता है, तो जांच तो प्रक्रिया होनी। लेकिन वही बात जब दूसरे के साथ होता है तो कहते हैं हटाना चाहिए और अपनी बात कहते हैं, तो सब झूठ बोलते हैं। मैं थोड़ा झूठ कम बोलता हूँ और लोग आदर्शवादी हैं, मैं थोड़ा यथार्थवादी हूँ। मेरा कहना है कि मैं अपनी पार्टी की एक अपनी आइडेंटिटी बना के रखूँगा। मेरा अपना कार्डर है, मेरे अपने लोग हैं, मेरा अपना झंडा। मैं जिस पार्टी के साथ अलायंस करूँगा ताकत तो उसको दूंगा, अपना वोट ट्रांसफ़र करूँगा, लेकिन जब हिस्सेदारी होगी तो मैं हिस्सेदारी जाति के आधार पर बांटने की वकालत करता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी पार्टी उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में ऐसी हो जो ये कह दे कि हम जातिवाद के आधार पर काम नहीं करते, तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि कब तक ये जातिवाद पर, धर्म पर, इन्हीं पर राजनीति होती रहेगी? अब ये बात आपने बढ़िया सवाल पूछा। सवाल अच्छा इसलिए है क्योंकि जातिवादी नेता नहीं होता जी। न तो भाजपा के नेता कोई जातिवादी हैं, न कांग्रेस का कोई नेता जातिवादी है, और न अखिलेश यादव जी का परिवार जातिवादी है, न मैं भी जातिवादी हूँ। लेकिन इस देश का मालिक कौन है? मोदी जी नहीं। इस देश के मालिक कौन है? सोनिया गांधी जी नहीं, राहुल गांधी जी नहीं, अखिलेश यादव जी बहन जी नहीं, लालू यादव जी नहीं। इस देश का मालिक केशवदेव मौर्य नहीं। इस देश का मालिक करोड़ों 129 करोड़ जो जनता है इस देश की, जो वोटर है, वो जो 18 साल की उम्र पूरी कर लिए, वो मालिक हैं। तो मालिक जातिवादी है, हम जातिवादी नहीं। जातिवादी अगर होते बीजेपी के लोग, तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की बेटियों की शादी, जो हिंदू की बात करते हैं, उनकी बेटियों और भतीजियों की शादी मुसलमान लड़कों के साथ हुई है, तो वो अगर जातिवादी होते तो
मुसलमान के घर क्यों शादी करते हैं? बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि हम हिंदुओं को, मुसलमान अगर हमारी लड़कियों की तरफ, हिंदुओं की तरफ देखेगा तो हम ये काट दें। तो मैं बीजेपी के उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि पहले आप शाहनवाज हुसैन को पकड़ो जिनकी बीवी हिंदू है, वो आपकी पार्टी में। एक जातिवाद की बात कर रहा हूँ। जो सवाल आपने पूछा जातिवाद की, तो सच्चाई ये है कि देश हिंदुओं का या किसी का देश है, धर्म बहुत से हैं, और ये देश, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो पंथ निरपेक्ष, हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, और सबको रहने की, सबको पूजा करने की, सबको अपने हिसाब से धर्म मानने की स्वतंत्रता है। लेकिन आज बीजेपी हिंदुओं के नाम पर सरकार में आई, हिंदू अस्मिता के नाम पर सरकार आई, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? 3 तलाक। 3 तलाक अगर हो भी गया, उन्होंने जो शुरू किया उस पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं, मेहनत खर्च कर, तो किसका फायदा हुआ? धार्मिक हिसाब से चोट लग रही है मुस्लिम समाज पर। क्यों हमारे, आपको लगता है क्या ये जो वो कर रहे हैं इससे मुस्लिम समाज पर चोट किस तरह से? एक सेकंड में अपनी बात कह लूं। आपको क्षमा चाहता हूं कि मैं अपनी बात फिर से कहना चाहूँगा कि अगर मुस्लिम समाज की महिलाओं के साथ अगर 3 तलाक, वो धर्म का मामला है, वो मजहबी मामला है, हमारे आस्था का मामला है। जैसे आप हनुमान जी को मानती होंगी, भगवान राम को मानती होंगी, हो सकता है मैं ना मानता हूँ, मुझे आस्था नहीं है, आपको आस्था है, लेकिन अगर मैं भगवान राम को गाली दूँ, मैं नहीं मानता, शायद ना मानता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं मानता और आप मानती हैं, तो अगर मैं भगवान राम गाली दूँ, भगवान राम तो नहीं सुन रहे, लेकिन आपको तकलीफ होगी। तो हमें स्वतंत्रता है, लेकिन हमें छड़ी घुमाने कितने स्वतंत्रता है कि आपको ना लगने पाए। तो धर्म भी इसी तरह है, उनकी एक अपनी सोच है, उनकी एक धार्मिक मान्यता है 3 तलाक, वो ठीक है। अगर वो आपने कर भी दिया तो उन्हें चोट लगेगी, लेकिन अगर मान लो आप जो करना चाहते हो मुस्लिम महिलाओं का फायदा हुआ, तो मुस्लिम महिलाओं को फायदा करने के लिए आपको हिंदुओं ने वोट दिया था, भारत के हिंदुओं ने, बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ एक हवा बनाकर वोट लिया, और आज फायदा किसको कर रहे हैं? अगर उनके हिसाब से फायदा हो रहा है तो मुस्लिम महिलाओं का, तो मुस्लिम महिलाएं भी किसी की बहन है ना, किसी की बेटी है ना, तो फायदा तो मुस्लिम समाज को है, हिंदू क्या होगा? आपने कौन सा ऐसा कानून बनाया जिससे मुसलमानों को नुकसान हुआ या हिंदुओं को फायदा हुआ, जो आप सरकार कह के आए थे? मैं नहीं ऐसा कोई कानून चाहता, लेकिन ये कहने के लिए कह रहा हूँ। जैसे आपने कहा, तो उसी तरह से कब जातिवाद कब तक चलेगा? जातिवाद को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। ये कैंसर है हमारे समाज का, हमारे देश के लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय। लेकिन हुआ क्या? वेद हमारा कहता है, वेद जो हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है वो वेद है। वेद कहता है कि जो जैसा कर्म करेगा वही उसका वर्ण होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी क्या कर्म कर रहे हैं? राजपाट। वेद के हिसाब से उन्हें क्षत्रिय की संज्ञा मिलनी चाहिए, क्योंकि वेद कहता है जो पढ़ने पढ़ाने काम करेगा वो ब्राह्मण, जो राजपाट करेगा, जो सुरक्षा देगा वो क्षत्रिय, जो व्यापार करेगा वो वैश्य, जो सेवा करेगा वो शूद्र, हिंदू सब बराबर। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव को पिछड़ा क्यों कहा जाता, शूद्र क्यों कहा जाता, बहन जी को शूद्र की श्रेणी में क्यों रखा जाता? तिवारी जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी का बेटा, अगर वो आजकल एक नौकरी गांव में चल रही है सफाई कर्मचारी की, सफाई कर्मी की नौकरी करने के बावजूद वो ब्राह्मण है, और मुलायम सिंह यादव जी का बेटा राजपाट करने वाला, बहन कुमारी मायावती राजपाट करने वाली, वो इसके बावजूद शूद्र हैं, ये कहाँ तक जायज है? ये नाजायज है। ये धर्म हमारा नहीं कहता, ये धर्म नहीं कहता। धर्म तो हमारा कह रहा है कि जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा वर्ण माने। अगर वेद को कीर्ति जी लागू कर दिया जाए तो उस हिसाब से स्थिति क्या होगी कि शुक्ला जी, मिश्रा जी, तिवारी जी या कोई सिंह साहब जो सफाई कर्मचारी की नौकरी कर रहे हैं वो शूद्र माने जाएंगे, उनकी शादी शूद्रों में होगी, और जो कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य, पाल, प्रजापति, यादव, पटेल जो राजपाट कर रहे हैं वो छत्री माने जाएंगे, जो पढ़ा के प्रोफेसर हो गए, डिग्री कॉलेजों में चले गए, वो ब्राह्मण माने जाएंगे, उनको ब्राह्मण का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अगर किसी वाल्मीकि का बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी का रीडर और प्रोफेसर भी हो जाए तो भी उसके साथ जातिवाद के हिसाब से ही व्यवहार होगा, उसे अछूत माना। राजनीति में ही रह गया मेरे हिसाब से, इसके अलावा और कहीं जातिवाद कहीं मुझे तो नहीं दिखता फिलहाल। आप राजनीति में ही जातिवाद नहीं है,
राजनीति में ही जातिवाद, अगर जातिवादी होते मुलायम सिंह यादव जी तो अपने बेटे की शादी यादव में करते, कि पत्नी यादव नहीं है। नहीं, मैं जातिवाद यहाँ पे इस तरह से ले रही हूँ कि जाति के आधार पर जो हम पढ़े लिखे, हमने दलितों को इतना आरक्षण दे दिया, हमने एसटी ओबीसी को इतना आरक्षण दे दिया, तो हमारा वोट बैंक भर रहा है, उनके जरिए आ रहा है, हम मुसलमानों को मानते हैं, हम हिंदुओं को मानते हैं। नहीं, अगर जातिवाद खत्म हो जाए तो सोनिया गांधी जी अकेले पूरे देश को न्याय दिला देंगी, मोदी जी अकेले सबका हक हिस्सा दिला देंगे। अगर जातिवाद ना हो, जातियां खत्म कर दी जाएं तो अखिलेश यादव सबको न्याय दिला सकते हैं। लेकिन आज दिक्कत क्या है, अखिलेश यादव जी की पार्टी यादव बेस की पार्टी है। अब यादव बेस उनका है, उन्हें मालूम है जब तक यादव जिंदाबाद नहीं करेगा हमसे कोई गठबंधन नहीं करेगा, हमें कोई तवज्जो नहीं देगा, हमसे टिकट कोई नहीं मांगेगा। बहन जी को पता है, मायावती जी को, कि जब तक जाटो हमें जिंदाबाद नहीं करेगा तब तक हमसे कोई अलायंस नहीं। आज कांग्रेस या कोई भी सपा बसपा का तवज्जो क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उनके साथ उनके बेस का वोट मजबूती से है, इसलिए वो उनकी बात हो रही। तो उनके पास वोट ना होता तो उनसे कोई टिकट ना मांगता, उनसे कोई अलायंस ना करता। तो जातिवाद इसलिए है क्योंकि हर आदमी नीचे स्तर पर जातिवादी है। आप कितना भी पढ़े लिखे हों, आप अगर आज के हिसाब से जो ब्राह्मण कम्युनिटी में नहीं है तो आपके घर में कोई उद्घाटन होगा, पूजा होगा, शादी होगा, तो आपके हाई स्कूल फेल भी ब्राह्मण आके शादी कराएगा, वो पंडित कहा जाएगा। पंडित माने क्या होता है? पंडित माने विद्वान। तो क्या अगर आप एमएससी पीएचडी करके आए हैं तो आप विद्वान नहीं, मूर्ख हैं? तो आप विद्वान होते हुए भी आप एक हाई स्कूल फेल जाति के ब्राह्मण से पूजा करवा रहे हैं। क्यों? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप जातिवादी नेता नहीं है, जातिवादी है समाज है। शादी करते समय 90% 95% लोग अपनी जाति में लड़का खोजेंगे। क्यों? दूसरे जाति में खोजो, अपने से नीचे जाति में। तो जातिवादी नेता नहीं, जातिवादी ये समाज है। और ये समाज जो 129 करोड़ लोग इस देश में हैं, वही लोग इस देश के मालिक हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार। आजकल तो फिलहाल सबकी इतनी मेंटालिटी आगे बढ़ चुकी है मेरे हिसाब से, जो कि लोग अपने से हट के भी शादी करने लगे। शादियों का मुद्दा नहीं है। परसेंटेज कितना? नहीं सर, शादियों का मुद्दा यहाँ पे नहीं है। मेरा मुद्दा था कि जातिवाद मुद्दा, जाति को लेके जो वोट बैंक भरा जाता है अपना, कि हम दलितों को लेके भर रहे। मेरा मुद्दा ये था कि महान दल का एजेंडा क्या है इस बार के चुनाव के लिए? महान दल का हमेशा से एजेंडा, चुनाव के लिए एजेंडा नहीं महान दल बना था। महान दल का एक ही एजेंडा है कि महान दल का हमारा एक नारा है, महान दल का है ये सपना, सब जन पाए हिस्सा अपना। जी। महान दल का ये अपना सपना है कि अगर हम ताकतवर होंगे तो सभी को हम उसका हिस्सा देंगे, सभी को, सभी जनमाने, सभी लोगों को। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए? अगर हम अखिलेश यादव जी की जगह होते, अगर हम बहन जी की जगह होते और हम दलित पिछड़ों की राजनीति करके सत्ता में पहुंचे होते, तो हम आरक्षण को, जो आरक्षण हमें मिला है संविधान से दलित पिछड़ों को, उसका हम हिस्सा बांट देते हैं। तो जिससे यादव को जो हिस्सा मिलना था आबादी के हिसाब से उसे मिल जाता, शाक्य कुशवाहा सैनी को जो मिलना था उसे मिल जाता, तो पाल को जो मिलता। मोदी सरकार ने अभी 10% स्वर्ण आरक्षण दिया है, वो सही है, जायज है? मोदी जी ने जो आरक्षण दिया वो तो उल्लू बनाया है, वो उल्लू बनाने वाली पार्टी ही है। उन्होंने राम मंदिर के नाम पर देश को उल्लू बनाया, 15 लाख मिलेंगे उसके नाम पे उल्लू बनाया, काला धन वापस आएगा उसके नाम पे उल्लू बनाया। तो उल्लू बनाने वाली पार्टी, उन्होंने फिर उल्लू बनाया। किसको बनाया इस बार? हर बार दलित पिछड़ों को बनाती थी मोदी सरकार, इस बार उन्होंने अगड़े हिंदुओं को उल्लू बनाया। कैसे उल्लू बनाया? हमारी परिभाषा थोड़ी अलग है। उन्होंने उल्लू क्या बनाया अगड़ों को, कि अब तक आप तमाम विभाग ऐसे ले लीजिए, चाहे आप अपना मीडिया ले लीजिए, चाहे आप जुडिशरी ले लीजिए, चाहे आप तमाम बड़े ब्यूरोक्रेट्स ले लीजिए, तमाम जगहों पर, या यूनिवर्सिटी ले लीजिए, 90% से ज़्यादा, 95% तक अगड़े हिंदू ही हैं, दलित पिछड़े वहाँ आरक्षण का भी लाभ पाके आज तक नहीं पहुँच पाए। जुडिशरी में पिछड़ा समाज पहुँचा ही नहीं। तो कुल मिला के दलित और पिछड़े समाज के लोग वहाँ भी नहीं पहुँचे हैं। तो इसका मतलब कब्जा किसका है? अगड़े हिंदुओं का कब्जा है। लेकिन मोदी सरकार को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मोदी सरकार अमीरों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि ये हमारे बच्चे कॉन्वेंट से पढ़ के आने वाले, गांव के तेज तर्रार लड़के आ जाते हैं और आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, अगड़े हिंदू।
और उनमें उसमें भेद नहीं हो पा रहा, क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा। उन्होंने चालाकी से क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या क्लासिफिकेशन किया कि 8 लाख रुपया तक जो कमाता है सवर्ण, सो इनकम है। जो वैसे हिडन इनकम है उससे मतलब नहीं, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं 8 लाख तक कमाने वाले गरीब सवर्ण माने जाएंगे। आप 2.5 लाख पे कल तक ले रहे थे इनकम टैक्स, चलो 5 लाख की छूट चुनाव के नाते आपने दे दिया। लेकिन गरीब की परिभाषा जो नौकरी पाने के लिए अगड़े हिंदुओं में की, वो 8 लाख रुपए जो कमाता है वो गरीब है। उसमें 50 लाख भी कमाने वाला जिसका इनकम सो इनकम नहीं है, इनकम टैक्स वो नहीं देता, वो 50 लाख वाला भी अपने लेखपाल से, अपने पटवारी से, तहसीलदार से दबाव दे के फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट बनवा लेगा। ये आरक्षण में तो मुस्लिम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। मेरी बात आप पहले सुने बताइए कि वो 10% जो आरक्षण दिए उसमें उन्होंने सबको इन्वॉल्व कर दिया, सबको। और जो अब सवाल ये उठता है कि जब 90% पहले अगड़ी जातियों का, सवर्णों का सारे जगहों पे कब्जा था, दलित पिछड़े अभी वहाँ पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो 90% जो आरक्षण का हिस्सा था उसमें 10% उन्होंने निकाल दिया गरीब सवर्ण के लिए। बाकी 80% किसके लिए उन्होंने 90% किसको छोड़ लिया? जो आप अकेले सवर्ण जहाँ कब्जा किए थे यूनिवर्सिटी में, जैसे यूनिवर्सिटीज़ थी, तमाम थे। अब गरीब का बेटा गांव से सर्टिफिकेट गरीब वाला बनवा के, गांव का अगड़ा हिंदू, गांव का सवर्ण, छोटा परिवार का नौजवान लड़का तेज, वो अपना बनवा के सर्टिफिकेट कि हम गरीब हैं, 8 लाख के नीचे हमारी इनकम है, वो उसी में मारपीट करेगा 10% में, और 90% अमीरों के हाथ में चला जाएगा। जो कॉन्वेंट से आए हैं, जो ये मंत्री विधायकों के बच्चे हैं, जो IAS के बच्चे हैं, जो बड़े उद्योगपतियों के बेटे, वो 90% का फ़ायदा लेंगे अगड़े हिंदुओं वाले कोटे का, और 10% में गरीब गांव के लोगों को उन्होंने फंसा दिया। ज़्यादातर आप नौकरी जब भी भर्ती होगी, जब भी वो वांट भरेंगे, तो आरक्षण का आप देखिएगा 10% आरक्षण का मैक्सिमम सवर्ण लड़के जो पढ़े लिखे तेज तरार हैं उसी कैटेगरी में भर्ती के लिए अपनी लगाएंगे। जो दलित पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा हो तो मिल ही रहा है, उसमें तो मोदी जी ने छेड़छाड़ की नहीं। उन्होंने 10% दिया, किसमें से? जो पहले सामान्य वर्ग के लिए 51% बचा। लेकिन मोदी जी ने चालाकी से गरीब लोगों को, गरीब सवर्णों को, गरीब पिछड़े दलित को नहीं, गरीब सवर्णों को 10% में डाल दिया, और अमीर सवर्णों को 90% हिस्सा दे दिया जो सामान्य वर्ग का था। 2014 में भी आपने कांग्रेस के साथ समझौता किया था। मैं ये चाहता हूँ इस देश में जातिवाद खत्म हो जाए। एक व्यवस्था, मोदी सरकार जैसे 3 तलाक पे कानून ला रही है, ऐसे एक कानून ला दे कि जो जाति लिखेगा और जो जातिवाद की बात, जो जाति की बात करेगा, उसे किसी भी सरकारी योजना में लाभ नहीं मिलेगा, तो अपने आप जातिवाद खत्म हो जाएगा, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। तो अगर ये जातिवाद खत्म करना चाहती है सरकार, कोई भी सरकार, मुझे मौका मिल जाए तो मैं तो ये कानून बना दूंगा कि जो भी जाति की बात करेगा, जो जाति का लिखेगा, जो जातिवार व्यवहार करेगा, उसे न तो इस देश में कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि राशन कार्ड। आपको लगता है आपने गठबंधन कांग्रेस के साथ किया है, क्या वो इस चीज पे, बीजेपी को छोड़िए, आप कांग्रेस को, आपको लगता है आपने जिसके साथ गठबंधन किया है वो ही इस चीज को मान्य करेंगी कि जाति को खत्म करने का? देखिए, सारे नेता परेशान है जातिवाद से। मैं तमाम नेताओं के पास बैठा, तमाम सभी लोग परेशान है इस जातिवाद से। अगर किसी को फार्मूला शायद समझ में आ जाए तो हो सकता है आने वाले समय में करे। जैसे बीजेपी हिम्मती पार्टी है, थोड़ा कांग्रेस इन मामलों में बचती है। कांग्रेस थोड़ा बहुत ज़्यादा इस तरह के कानून और कायदे और इस तरह की हरकतों से बचती है। जो मोदी मंदिर के नाम पर बवाल करते हैं, धर्म के नाम बवाल करते हैं, तिरंगा झंडा के नाम पर बवाल कर सकते हैं, तो और 3 तलाक का कानून बना सकते हैं। तो मोदी जी की जो हिंदू करते हैं वो सभी हिंदुओं को बराबर करने के, इससे बढ़िया मौका बीजेपी के पास नहीं था कि 5 साल आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, राज्यसभा में बहुमत, लोकसभा में बहुमत, आप कोई भी कानून बना सकते थे। तो आपको बनाना चाहिए था कि ये जातिवाद खत्म हो। मोदी जी की जो सरकार अभी आई थी तो उसमें एक लहर आई थी मोदी जी की, तो उसमें तो कोई जाट ने भी उनको वो वोट दिया होगा, उसमें मुस्लिमों ने भी दिया, उसमें हिंदुओं ने भी दिया। तो क्या आपको लगता है कि सपा बसपा से दूरी बनाई, जाति के आधार पर ही सब नहीं होता है?
है, काम के आधार पर भी लोग देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन के परिवार ने भी वोट दिया होगा, जो मुसलमान है, तमाम मुसलमानों ने दिया होगा। लेकिन क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी पसंद करता है? नहीं। कोई इंडिविजुअल वोट बहन जी की पार्टी को वोट मिलता है। जब वो किसी ठाकुर को कैंडिडेट बनाती हैं, किसी ब्राह्मण को कैंडिडेट बनाती हैं, किसी जाट को कैंडिडेट बनाती हैं, तो उस सीट पर उस बिरादरी का वोट होता है। उसी सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है राजनीति में। वोट मिलता है, लेकिन वो जो जाट वोट है, जो पाल वोट है, जो प्रजापति वोट है, जो कुशवाहा वोट है, वो बहन जी का बेस वोट नहीं है जिसके आधार पर वो खड़ी है। वोट नहीं, वो प्रत्याशी के साथ वोट आता है। जब वो प्रत्याशी देती हैं तो आता है। अभी कहीं बहन जी पाल बिरादरी को खुश कर ले, साग कुशवाहा को खुश कर ले, लेकिन उन्हें नौकरी भी दे दें, उन्हें सम्मान भी दे दें, सब कुछ दे दें, लेकिन कुशवाहा को टिकट ना दें। वहाँ उन्होंने पाल को दे दिया। और सपा जो है वहाँ अगर अलग चुनाव लड़े, सपा वहाँ दे दे कुशवाहा को, तो कुशवाहा बहन जी का एहसान भूल जाता है, वो अपने बिरादरी के प्रत्याशी के साथ चला जाता है। तो जातिवादी वो समाज है नीचे बैठा, और वही मालिक है। उसी के साथ हम लोगों को भी जातिवादी बनना पड़ता है, राजनीति करनी पड़ती है। और अब रही भाजपा की बात, तो मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का भी बेस वोट अगड़ा वोट है। मतलब हम ये मान लें कि चुनाव चाहे जिस कोई भी लड़े, जातिवाद खत्म नहीं होगा। नीचे जातिवाद जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक आप लोग जातियां मानना बंद नहीं करेंगे, 129 करोड़ लोग जब तक जातियां नहीं मानना बंद करेंगे, तब तक हम नेता क्या कर सकते हैं? हम तो उनके प्रतिनिधि हैं, हम मालिक नहीं हैं। मालिक न मोदी जी हैं। अभी मोदी जी को वोट ना मिले जी, तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे? कोई नियम है, कानून है क्या? उन्हें कोई सुविधा मिलेगी? जो आज प्रोटोकॉल उनके लिए है, क्या कल वो प्रोटोकॉल रहेगा? नहीं। तो उन्हें अगर प्रधानमंत्री बनना है तो जातियों को साधना होगा। लेकिन हम वही सवाल शुरू में किए कि पंडित विवेक तिवारी की पत्नी को 50 लाख रुपया नगद उनके पति के साथ घटना होने पर 1.5 करोड़ का फ्लैट और 2.5 लाख रुपया महीने की नौकरी देने वाली बीजेपी सरकार, क्या सबसे ज़्यादा वोट कुशवाहा साक्य सैनी मौर्य से उन्होंने पिछले चुनाव में लिया? क्या उनके भी घटना होने पर कोई सुविधा उन्होंने दिया? सुविधा छोड़ दीजिए, कोई हाल चाल लेने तक नहीं गया। जो केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के नेता हैं, जिनका नाम मुझसे मिलता है, महादल मजबूत था, उसी को कमज़ोर करने के लिए उनका इस्तेमाल भी बीजेपी ने किया। महादल एक समय इतना मजबूत स्थिति में था कि हमें 7.5 लाख वोट मिला 2012 में, हमने 71 सीट पे, हम 48,000 एक सीट पे पाए, 35,000, 32,000, 30,000, हम दर्जन भर सीटों पाए जहाँ भाजपा और बसपा दोनों हारी हमसे। तो ऐसी स्थिति में महादल को रोकने के लिए हमारे नाम के व्यक्ति को आज तक कभी बीजेपी की सरकार जब बनी थी, जब बीजेपी की सरकार आई थी, कभी हमारे कम्युनिटी को, साक्य कुशवाहा सैनी मौर्य को कभी बीजेपी ने कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और खाली एक हमारे सामने लंबी लकीर खींचने के लिए कि केशव देव मौर्य का नाम छोटा हो जाए, दूसरा एक मौर्य उसी नाम का व्यक्ति ला दो जिससे उसका नाम बड़ा हो जाए। हमें रोकने के लिए किया बीजेपी की सरकार ने, तो ठीक है, अच्छा है किया। लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम 7 घंटे में पंडित विवेक तिवारी की पत्नी का हालचाल जानने गए थे, क्या वो प्रेमचंद कुशवाहा की बेटी के मरने में, उसकी पत्नी कोमा में जाने पर, क्या वो हालचाल लेने नहीं जा सकते थे? संभल बहुत दूर था उनके लिए। क्या वो राजा रिजौला में जिस लड़के को चाकू मारा गया, क्या उसका हालचाल लेने नहीं जा सकते थे? उसका 5.5 लाख रुपया, करमवीर साक्य नाम का लड़का था, उसका 5.5 लाख रुपया खर्च हो गया, क्या वहाँ नहीं जा सकते थे? राम कुमार मौर्य नाम के लड़के को, जो छोटा हाथी चलाता था, ऑटो रिक्शा, वो छोटा हाथी सवारी सामान ढोने वाला, उस लड़के को पुलिस ने पकड़ा। परिवार का आरोप है कि उससे कहा कि तुम जो है जंगल से, लखीमपुर खीरी में जंगल है, दुधवा नेशनल पार्क वाला, उन्होंने कहा कि तुम जंगल से सागौन की लकड़ी तस्करी कर लाओ। उसने मना कर दिया। उसे पुलिस ने कई बार समझाया, नहीं माना, कहा हम गलत काम नहीं करेंगे। सीधा साधा लड़का था। उसे एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया इस आरोप में कि उसके साथ जो लड़का खड़ा था उसके जेब से कारतूस निकला। अब मैं और आप बैठे हैं, आपके जेब से बंदूक निकले, कारतूस, उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी? मैंने आपको चेक किया है क्या कि आपके जेब में क्या? मार्केट में 2 लड़के खड़े, उन्हें पकड़ लिया पुलिस ने, और उसके बाद वो जेल गया, वहाँ से जमानत करा, कभी निकला भी नहीं था।
पुलिस वालों ने मौर्य लड़के के ऊपर गोकसी का मुकदमा डाल दिया कि गाय उस काट रहा था। क्या ये पॉसिबल है? भारतीय जनता पार्टी के आंख में, सरकार में उनके अधिकारियों को मिर्ची गई है। क्या ये पॉसिबल है कि कोई पाल प्रजापति कश्यप या मौर्य कुशवाहा का लड़का गाय काट सकता है? वो किसी गर्दन काट सकता है गुस्से में, लेकिन गाय नहीं काट सकता। नहीं तो आपको क्या लगता है कि वो मौर्य था, इस वजह से उसके ऊपर? नहीं, सारे दलित पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, वो खाली मौर्य होने की वजह से नहीं, लेकिन अन्याय हुआ और उसके बाद उस लड़के के साथ उसको गोकसी के मुकदमे में जेल भेज दिया गया। वो किसी तरह जमानत करा के गुड़गांव में नौकरी करने लगा। उसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना में बस से आते समय पकड़ लिया। उसे ले जाके उसकी पत्नी के और उसके बच्चे के सामने, उसकी एक और रिलेटिव थी उसके सामने उसे बांध कर मारा गया थाने में, और उसे मार दिया गया और हालांकि मरणासन स्थिति में जेल में भेज दिया गया। जेल में जाने के बाद वहाँ पे उसकी पिटाई हुई, क्योंकि जेल में पैसा लिया जाता है। अगर आपको काम करना है तो काम करिए, नहीं करना है तो पैसा दीजिए, 200, 300, 400 जो भी महीना बंधाओ। वहाँ पैसा नहीं दिया उसने, क्योंकि उसके गरीब आदमी था, पैसा नहीं था। जो पैसा था पुलिस वालों ने छीन लिया था, पत्नी के गहने उतार लिए थे, तो वो नहीं दे पाया इंतजाम करके। वहाँ भी उसकी पिटाई हुई और जेल जाने के 5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना को हमने उठाया, उसके परिवार ने धरना दिया, मुझे भी नहीं पता था, उसके परिवार ने धरना दिया, अखबार में ये न्यूज आया। कौन का है, उस परिवार की डिमांड ये थी हमारे बेटे का कैमरे के सामने पोस्टमार्टम किया जाए और अधिकारी डीएम साहब आए, इसे देखें इसके शरीर पे इतने घाव कैसे हैं जेल में। कौन का है, डीएम आए, एसपी आए, कोई बड़ा अधिकारी आए, उनका दुख दर्द सुने। सीओ लाठी लेके आया, सीओ पुलिस लाठी लेके आया और पूरे परिवार को लठिया के भगा दिया। और भागते समय जब वो लोग चोट लग गई तो अस्पताल गए, वहाँ से भी भगा दिया कि कहीं मेडिकल ना बनाने पाए। और लाश को जबरन, अंग्रेजों की सरकार में ऐसा सुनने में नहीं आता था, लेकिन सीओ पुलिस लखीमपुर खीरी वो लाश को गाड़ी में लाद कर ले जाकर उसके बाप को जबरन ले जाकर जलवा देता है कि प्रूफ ना मिलने पाए। मैंने इस बात की आवाज़ उठाई, लेकिन आज तक केशव प्रसाद मौर्य को ये नहीं समझ में आया कि ये भी वोट दिया था उनके नाम पर। उसे जाके देखें। से आपके दल के हिसाब, हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा किस चीज की फिर जरूरत है, किस चीज को हमारे हिसाब से इस देश में, इस प्रदेश में सब एक जैसी ही पार्टियां हैं। जिसकी सरकार आती है उसके बेस वोट को फायदा मिलता है, जिसकी सरकार नहीं आती उसकी नहीं। या तो जातिवाद खत्म करो, या तो जातियां बंद करो, संविधान में कानून बनाओ कि जातिवाद के हिसाब, जो जातिवाद के हिसाब व्यवहार करेगा, जातियां लिखेगा, उपजातियां लिखेगा, शादी करेगा, उसका कोई भी उसको लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि उसे राशन कार्ड और आधार कार्ड वोट देने का अधिकार से भी उसका कैंसिल होना चाहिए, जिससे जातिवाद न हो। तब अखिलेश के सामने ये दिक्कत नहीं आएगी कि यादव इसलिए उसे छोड़ना है, क्योंकि तब वो जाति रहेगी नहीं, तो 10-20 साल में लोग भूल जाएंगे कहाँ जाति कौन थी। लेकिन जब तक जातिवाद है तब तक इस देश को चाहिए कि जितने लोग हैं सब अपने अपने जाति के हिसाब से ग्रुप बनाएं, पार्टी बनाएं, मजबूर करें, अपना वोट इकट्ठा करें। और सबको चाहिए कि अपना वोट इकट्ठा करके दूसरों को हराओगे तो अपने आप हक अधिकार मिलेगा, न्याय मिलेगा। और जब तक ये नहीं करोगे नहीं मिलेगा। या तो जातिवाद खत्म करो। आज कहाँ आपको लगता है कि दलित ये चीज बोलता है कि हम दलित परिवार से हैं तो हमें पंडित के घर पे खाना नहीं बैठ के खिलाया जाता है, या पंडित है तो वो दलित के घर पे नहीं जाके खाता है? मैं खुद एक पंजाबी होके मैं मुस्लिम के घर का क्या खाना नहीं खाती हूँ, या मुस्लिम का घर हमारे घर पे आके नहीं खाता। कहाँ ये जो जातियां बांटी गई हैं ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति में बांटी गई हैं। ये सर आपको ही मानना पड़ेगा। कहीं भी आजकल के कोई भी ऐसा किसी के मन में ये चीज नहीं रह गई है कि ये दलित है, बल्कि दलित तो और खुश है क्योंकि उन्हें तो हर जगह फायदा। एसटी ओबीसी और खुश है, एससी खुश है कि भैया उन्हें क्यों, वो अपना सर्टिफिकेट तो वो प्राउड के साथ हर जगह लाके शो करते हैं क्योंकि उन्हें पता है उन्हें आरक्षण मिल रहा है, उन्हें इस चीज से बेनिफिट मिल रहा है। कासगंज में एक कासगंज जिला है एटा के पास, वहाँ अभी एक घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। वहाँ ठाकुर समाज ने दलित समाज की शादी में घोड़े पे चढ़ के लड़के जाते समय रोक लिया। पूरे जिले की फोर्स लगी तब भी लड़का शादी में नहीं जा पाया। अभी घटना हुई मध्य प्रदेश में रीवा में,
एक दलित बच्ची जो अभी उसे जाति के बारे में पता नहीं है, वो दलित समाज की बच्ची थी, उसको टीचर ने इसलिए खाली पीटा कि उसने सवर्णों के जो लिए पानी रखा गया था उससे पानी पी लिया, जबकि उसके लिए अलग टंकी की व्यवस्था की गई। तो सर वो तो एक आपकी मेंटल स्थिति है ना, आप 100 में से एक केस को अगर आप हाईलाइट कर, वही उसमें से इतने भी केसेस होते होंगे जिसमें कि स्वर्ण और ये सब लोग साथ में बैठ के पीते होंगे, आप उनको क्यों नहीं देखते कभी? कीर्ति जी, सवर्ण के साथ पानी पीने से, सवर्ण के साथ उठने बैठने से जाति जो सामाजिक सद्भाव है वो बदलता नहीं। हम जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि जातियां नहीं इंसान में होती हैं। जानवरों में जातियां होती हैं, पेड़ पौधों में जातियां होती हैं, इंसान में जातियां नहीं होती। पेड़ पौधों में होती हैं, आप पेड़ को देख के पहचान सकते हैं कि कौन सी जाति का पेड़ है। जानवर को देख के, आवाज़ सुन के उसे पहचान सकती हैं कि ये कौन सा जानवर है, लेकिन इंसान को देख के आप नहीं पहचान सकती कि किस जाति का इंसान है। इंसान में जातियाँ नहीं होती, लेकिन जातियाँ हम कुछ चालाक लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई। मैं उसी बात की वकालत कर रहा हूं कि जाति खत्म होनी चाहिए, आइडेंटिटी नहीं रहनी चाहिए। आइडेंटिटी खाली हमारी नाम होना चाहिए, हमारी पहचान होना चाहिए, हमारा वो प्रोफेशन होना चाहिए। आप बड़े शहर में रहती हैं, अंदाज़ा ना हो, आप गांव में चले जाइए और उनसे कहिए कि क्या जातिवाद है। पहले और अभी भी जातियों के हिसाब से गाँव बसाए जाते थे और अभी भी बसाए जाते हैं, उसी हिसाब से व्यवहार होता है। पहले नाम रखे जाते थे जाति देख के, ब्राह्मण का बेटा होगा तो ज्ञानवर्धक नाम, ज्ञानपति, विद्यापति, सरस्वती चंद, इस तरह। और अगर क्षत्रिय का बेटा होगा तो उसका नाम बलवर्धक, शेर सिंह, शमशेर सिंह, राणा सिंह, सांगा सिंह। अगर वैश्य का बेटा होगा तो उसका नाम धनवर्धक, पन्ना लाल, असरफी लाल, रुपया लाल, सिक्का लाल, इस तरह। और शूद्र का बेटा हो तो घृणावर्धक, चिरौंजी लाल, कचौड़ी लाल, पनौती लाल, इस तरह नाम जो जिससे घृणा पैदा हो, ऐसा नाम रखा जाता था। और कौन रखता था? हमारा गुरु, जो हिंदू समाज का गुरु है परंपरागत। वो मुस्लिम समाज में कोई गुरु नहीं है, मौलाना है। लेकिन मौलाना कौन बन सकता है? वहाँ मौलाना हर कोई बन सकता है। जैसे वहाँ भी जातियाँ हैं, शेख सैयद पठान से लेकर नीचे मेहतर और हलाल खोर, जो गंदा उठाते हैं, गंदगी साफ करते हैं, नाली साफ करते हैं, वो सभी लोग जो गंदगी साफ करते हैं, वो उनका बेटा वो गंदगी साफ कर रहे हैं। लेकिन गंदगी साफ करने वाला एक बेटा अगर कहता है कि मैं नाली नहीं साफ करूंगा, अपने पिताजी से कहता है डैडी मैं नाली नहीं साफ करूंगा, मैं तो मौलाना बनूंगा, तो वो मदरसे में जाएगा, उसका एडमिशन होगा, वहाँ रोक नहीं है। मदरसे में जाएगा, उनका कोर्स होगा, चाहे 1 साल का, 5 साल का, जो भी। वो जब कोर्स पूरा कर लेगा, वो शिक्षा अध्ययन कर लेगा, तो वो मौलवी कहलाएगा। चाहे वो उसका पिता नाली साफ कर रहा हो या कोई और गंदगी साफ कर रहा हो, टॉयलेट साफ कर रहा हो, उसका बेटा मौलवी कहलाएगा और मस्जिद में नमाज वही पढ़ाएगा, निकाह वही कराएगा। शेख सैयद पठान का बेटा मौलवी नहीं बनेगा। शेख सैयद पठान का बेटा जन्मजात मौलवी नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो ये है कि जन्मजात कोई चीज़ किसी को ना मिले, योग्यता का आधार पर आप लो, हमें कोई एतराज नहीं। आप योग्य हो आप लो, अयोग्य हो तो मत लो। लेकिन यहाँ तो जन्मजात एक आदमी के पास है कि वही सम्मानित है। तुलसीदास ने लिखा, वेद कहता है कि जो जैसा कर्म करेगा वही उसका वर्ण होगा, लेकिन तुलसीदास ने इस नियम का 500 साल पहले विरोध किया। क्या विरोध किया? उन्होंने लिखा, पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। उन्होंने लिखा कि पूजे माने पूजा करो, विप्र माने ऐसे आदमी के जो भीख मांग के खाता हो, माने ऐसे आदमी की पूजा करो जो भीख मांग के खाता हो, चाहे वो उसके अंदर कोई भी गुण न हो। पूजा विप्र सकल माने संपूर्ण, गुणहीना माने उसके पास एक भी गुण न हो तो भी उसी की पूजा करो। शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा, शूद्र चाहे वेद का भी अध्ययन कर ले, उसकी पूजा नहीं हो सकती। चारों वेदों का ज्ञाता भी हो जाए तो पूजा ना करो, लेकिन अगर जो विप्र है उसकी पूजा जरूर होगी, चाहे वो सकल गुण ही ना, गुण माने वो पढ़ा लिखा हो। गुण क्या होगा इंसान में? गुण पढ़े, वो शालीन होगा, वो नशा नहीं करता होगा, किसी गुल्लू नहीं बनाता होगा, चोरी नहीं करता होगा, व्यभिचार नहीं करता होगा, वो दूसरों का सम्मान करता होगा, बुजुर्गों को सम्मान करता होगा, पढ़ा लिखा होगा, ये गुण है।
अगर इसमें से एक भी ना हो, माने वो जुआरी हो, शराबी हो, चोर हो, लड़कियों को छेड़ता हो, वो विप्र है तो उसकी पूजा होगी। शूद्र माने केशव देव मौर्य या किसी पाल या किसी यादव या किसी मायावती की पूजा नहीं हो सकती, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता हो जाए। और वेद क्या कह रहा है, जो भी पढ़ा लिखा हिंदू होगा वही ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो हमारी पूजा होनी चाहिए अगर हम पढ़े लिखे हैं ना। लेकिन ये किसने बनाया? मैंने बनाया, सोनिया गांधी जी ने बनाया? नहीं, ये अखिलेश यादव जी ने बनाया। जैसे आपने नहीं बनाया वैसे बीजेपी ने नहीं बनाया। तो बीजेपी नहीं बनाया ना, तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो 3 तलाक खत्म करने की बात कर सकते हैं, तो इसको भी तो खत्म करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। हमारा सवाल यहाँ, हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, कीर्ति जी, हमारा ब्लेम नहीं है उनके ऊपर। 3 तलाक सर हो गया कि आप किसी महिला को इंसाफ दिला रहे हैं, तो हम करें। आपको आपकी बेटी से किसी ने शादी करी और शादी तो आपने समाज के सामने 10 बिल्कुल, और आप तलाक 3 तलाक बोल के आप किसी को तलाक दे देते हैं, तो इस पे अगर रोक लगाई है तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो सही है, मेरे हिसाब से भी सही है। लेकिन अगर आप किसी की जाति को खत्म, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि आप सरनेम हटा दीजिए, आपका एक कहना मोटिव यही कि आप सरनेम हटवा दीजिए सबके, बिल्कुल, लेकिन ये सरनेम हटवाने का जो आप कह रहे हैं ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपको इससे आइडेंटिटी मिलती है। तो पॉसिबल सुनिए कीर्ति जी, सुनिए, हम सवाल आपका समझ गए। पॉसिबल तो वो भी नहीं है जो 3 तलाक को कर रहे हैं, उस पर भी राजनीति होगी, कांग्रेस आएगी तो हटा देगी। कांग्रेस ने घोषणा कर दी, कांग्रेस के मंच से कहा गया, वो फिर यहाँ वही तो हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे राजनीति हो रही है, तो राजनीति तो उस पे भी हो रही है जाति को लेकर। तो ये आप अगर आप लोग इतने ही आप कह रहे हैं, मैं एकदम सही से बात करता हूँ, एकदम स्पष्ट बात करता हूँ, तो आपको तो इसका पक्ष लेना चाहिए। किसका? 3 तलाक जो चीज सही हट रही है वो सही है, चाहे वो बीजेपी कर रही हो, चाहे वो कांग्रेस कर रही हो, चाहे मैं तो कीर्ति जी पक्ष ले रहा हूँ, मेरी बात तो समझने की कोशिश करिए। मैं 3 तलाक का पक्ष ले रहा हूँ जी, लेकिन जो लोग 3 तलाक खत्म कर सकते हैं, वो जातिवाद क्यों नहीं खत्म कर सकते? क्यों हम जातिवाद सर दिमाग में होता है, सरनेम से कुछ नहीं होता है। एक सरनेम, वही मैं फिर आपको कह रही हूँ, श्रीवास्तव ज्यादा पढ़ा लिखा होता है आज की डेट में, होते हैं कि नहीं? पढ़ा लिखा हर बिरादरी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई दुनिया में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं, मैं कह रही हूँ श्रीवास्तव में भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, पंडितों में भी होते हैं। श्रीवास्तव का बेटा भी IAS PCS बन सकता है, पंडित का बेटा भी IAS PCS बिल्कुल बन सकता है। आपकी कैपेबिलिटी पे है कि आप पढ़ के, ऐसा नहीं कि अगर श्रीवास्तव का बेटा IAS बन जाएगा। आप मेरी कीर्ति जी बात नहीं समझ पा रही, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छे समझ गई कि फिर से समझिए, जो सरनेम का टैग हटाने कह रहे हैं, फिर से समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना है कि अगर श्रीवास्तव या कोई पाल या कोई यादव या कोई जाटव या कोई वाल्मीकि, अगर वो पढ़ लिख कर IAS बन गया या प्रोफेसर बन गया, तो उससे वो सम्मान मिलना चाहिए जो पढ़े लिखे आदमी का सम्मान होता है। उसे सामाजिक रूप से आप खाली बंद कमरे में बात कह सकती हैं, यथार्थ के लिए अच्छा है, आदर्श के लिए नहीं अच्छा है। वाल्मीकि का प्रोफेसर हो गया तो भी वो शूद्र रहेगा, उसके साथ वही व्यवहार होगा जो शूद्रों के साथ होता है, जो दलित, उसे दलित कह के बुलाए। अब आप बताओ, 50,000 रुपया 1 लाख रुपया वो कमा रहा है, किस बात के लिए वो दलित है? बहन कुमारी मायावती को मीडिया दलित नेता कह के बुलाती है, क्यों बुलाती भाई, क्यों बुलाती? क्योंकि वो उस आधार पर अपना वोट भरने की उन्होंने कब कहा कि आप हमें दलित नेता बुलाइए? उन्होंने पंडित, उनको आपने हिंदूवाद बीजेपी को बोला जाता है। मायावती को पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को आप जब मीडिया में आते हैं तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता है। तो बहन जी कौन कम पढ़ी लिखी है, वो भी तो IAS की तैयारी करें, उन्हें भी पंडित मायावती बुलाइए ना, कौन मना कर रहा है? क्यों नहीं बुला रहे? अखिलेश यादव भी इंजीनियर हैं, केशव देव मौर्य भी वकालत करके आए, तो हम भी तो विद्वान हैं, हम भी तो पंडित हैं। पंडित माने हिंदी शब्दों में पंडित माने जानती हैं आप क्या? पंडित माने विद्वान, पंडित माने कोई जाति नहीं। वेद यही कह रहा है, हमारा वेद है वो यही कह रहा है कि हिंदू सब बराबर हैं। 2014 में आपने कांग्रेस का गठबंधन किया था, तब 3 सीटों पे, तो इस बार की कितनी सीटों पर सहमति बनी है? 2009 में भी हमारा कांग्रेस से समझौता रहा, तब 2 सीटों पे था। 2009 में 2 सीट पे, 2014 में मैं 3 सीट पे लड़ा, और 2012 में
मैं अकेले चुनाव लड़ा था जिसमें मुझे 7.5 लाख वोट हासिल हुए थे 71 सीटों पे, जिसमें 48,000 सबसे ज़्यादा वोट था। सेकंड नंबर पर हमारा कैंडिडेट था 35,000 32,000 करके। अभी 2018 में हम मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ाए हैं, जिनमें एक सीट पर हम सेकंड नंबर पर महानदल का प्रत्याशी आया और दूसरे सीट पे चौथे नंबर पे आए, और दोनों सीट पे, एक सीट पे 27,000 वोट मिला और दूसरी सीट पे 19,000 के आसपास वोट मिला। तो कुल मिला के महानदल धीरे धीरे मजबूती की तरफ है। और रही सीट की बात, तो अभी सीट के बारे में कांग्रेस से हमारा कोई डिस्कशन फाइनल नहीं हुआ, हम उस पर बात करेंगे। और हमें लगता है आपके कितनी सीटों पर चाहते हैं? हमारी ज़्यादा डिमांड नहीं है, हमें लगता है कांग्रेस बसपा सपा का गठबंधन हो जाएगा। उस सीट में मुझे एक भी सीट मिलेगी तो मैं गठबंधन के साथ रहना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाए। इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगी सर, आपकी पश्चिम यूपी में खासा मजबूत पकड़ है जी, और वहाँ पे एक रालोद पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, वो भी मजबूती ही है उनकी भी, और जिन्होंने सपा बसपा के साथ गठबंधन करे, कि आपको लगता है कि उन तीनों का मिलके आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल नुकसान, अगर 3 एक साथ लड़ेंगे तो एक अकेले लड़ेगा, नुकसान होगा ही। आप तो कांग्रेस के साथ गठबंधन, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में, तो कांग्रेस अभी फाइनल नहीं, कांग्रेस कहाँ सीट हमें लड़ाएगी और कहाँ, जहाँ सीट लड़ाएगी वहाँ फायदा नुकसान वहाँ देखा जाएगा। अभी वो तय नहीं है, अभी जिस विषय पे तय नहीं है उसमें सवाल जवाब करने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं। हाँ, ये सच है कि कल मुलायम सिंह जी ने जो बयान दिया है वो समाजवादी पार्टी का असली बयान है। अब समाजवादी पार्टी भले लाख दिखाए लेकिन वो हमेशा गलत करती रही। सबको याद होगा कि जब चुनाव था 2009 में, 2009 के चुनाव में जिस कल्याण सिंह जी ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस कराने में सबसे अहम रोल अदा किया था, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने उनको भी अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया था और उन्होंने सीट दी थी जी। तो मुलायम सिंह को खाली मुस्लिम वोट कर लेना है, मुलायम सिंह मुसलमानों से कोई भी प्यार उनका नहीं है, न उन्हें हक अधिकार देना चाहते हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर, बाबरी विध्वंस के नाम पर उस समय रोका और गोली चलवाई, उसकी सिंपैथी में उन्हें वो वोट मिलता है। लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ मुस्लिम समाज को कि उन्हें हिस्सेदारी मुलायम सिंह यादव जी या समाजवादी पार्टी की सरकार या अखिलेश यादव की सरकार में कभी न मिली थी, न मिलेगी। आज भी सरकारें बनती हैं लेकिन मुस्लिम समाज के बच्चे ज़्यादातर कम पढ़े लिखे हैं, उन छोटे कामों में हैं, गंदगी अभी उनके इलाकों में है, उस पर कोई भी सरकार गंभीर नहीं है। हाँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार को मैंने नहीं देखा था क्योंकि उस समय हमारा पढ़ने लिखने का समय था, हमने बहुत नज़दीक से नहीं देखा था कि उन्होंने मुसलमान समाज के साथ कितना अच्छा काम किया था, कितना बुरा किया था। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि जितना समाजवादी पार्टी वोट पाती है, समाजवादी पार्टी का अपने बेस का वोट यादव का 8% है और करीब 15% 16%, क्षमा करिएगा, लगभग 20% उन्हें मुसलमान वोट मिलता है, तब सरकार बनती है। लेकिन 8 के बदले 20 2 गुने से ज़्यादा, लेकिन वो 2 गुने का जितना यादव को हिस्सा मिलता है उतना मुसलमान को हिस्सा नहीं मिलता समाजवादी पार्टी की सरकार को। और मुसलमान समाज को अब बीजेपी को हराने और जिताने के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी हिस्सेदारी और अपने बच्चों के भविष्य कल्याण के लिए राजनीति करनी चाहिए, वोट देना चाहिए। और मैं ये सबको समझता हूँ कि हिंदू मुसलमान, ये पाकिस्तान बांग्लादेश, ये मुद्दे बनाए हुए हैं। पाकिस्तान से अगर इतनी ही लड़ाई थी मोदी जी की, तो चुनाव ख़त्म होने के पहले मोदी जी पाकिस्तान को देख लेने की धमकी दे रहे थे। पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को गर्दन काट लिया तो बड़ी गुस्सा दिखा रहे थे मोदी जी। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, काउंटिंग ख़त्म हुई, उसी समय मोदी जी ने नवाज शरीफ को चिट्ठी लिखा और बिरयानी खाने के लिए दिल्ली शपथ ग्रहण में बुला लिया। उनकी माँ को मिलने गए, उनकी माँ के लिए साड़ी कपड़े लाए, वो उनकी माँ के लिए लाए। किसी से अपने अच्छे टर्म्स करना कहाँ कोई गलत? मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ? लेकिन आप एक तरफ टर्म गलत बता रहे हो, एक तरफ दोस्ती रख रहे हो। मैंने शुरू में ही कहा, क्या कांग्रेस भविष्य में भी राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत पर रह पाएगी?
इस देश में अगर कोई रह पाएगा, जो ट्रेंड चल रहा है और जो आगे भविष्य दिख रहा है, अगर कोई रह पाएगा तो खाली कांग्रेस रह पाएगी। भाजपा बहुत दिन नहीं रह सकती जिस तरह से वो राजनीति कर रही है। सपा बसपा भी बहुत दिन नहीं रह पाएंगी। क्यों? क्योंकि जो दूसरों को हिस्सा नहीं देना चाहते, जो सबको न्याय नहीं देना चाहते, वो बहुत दिन नहीं टिक सकते। आज 1585 की लड़ाई लड़ने वालों में मैं भी हूँ। मैं भी उसी कांसीराम साहब का शिष्य हूँ जिन्होंने बसपा बनाई थी, लेकिन आज मैं बसपा और सपा से दुखी हूँ। अगर कांसीराम साहब जिंदा होते तो शायद मुझे पार्टी बनाने की ज़रूरत ना होती। वो सबको न्याय कम से कम दे लेते, हक हिस्सा थोड़ा कम भी देते तो चलता। हक हिस्सा थोड़ा कम मिले संतोष है, लेकिन जब हमारे परिवार के साथ कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो सबको बराबरी का सहयोग होना चाहिए, बराबरी का न्याय होना चाहिए। न्याय तो मिलना ही चाहिए, लेकिन देर से मिला न्याय और न मिला न्याय ये आक्रोश पैदा करता है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में देश के साथ इंसाफ किया है? देखिए, अगर आप ये कहें कि कांग्रेस के समय में देश का विकास कम हुआ, मोदी जी 70 साल की बात करते हैं, 50 साल की बात करते हैं, इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। इस चश्मे से नहीं आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि एक साथ दो देश आज़ाद हुए थे एक ही दिन, भारत और पाकिस्तान, क्योंकि एक ही देश थे, बंटवारा हुआ, दो देश हो गए। अंग्रेजों ने दोनों को एक साथ छोड़ा, तो दोनों का आज़ादी का एक ही डेट है, आगे एक ही दिन आगे पीछे दोनों मनाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो भारत और पाकिस्तान का अगर आप तुलना करें तो भारत पाकिस्तान से 10 गुना आगे है। इसका श्रेय सबसे ज़्यादा कांग्रेस को जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसकी सरकार रही। आप इसकी तुलना इसलिए इस तरह से नहीं कर सकते कि ये काम हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम हुआ, ये काम नहीं हुआ। नहीं, लेकिन मेरा ये जानना है कि कांग्रेस ने अपने 55 साल दिए हैं सत्ता में, तो आपको लगता है कि उन 55 सालों में इंसाफ किया है उन्होंने देश के साथ? इतना विकास करके दिया है कि आगे भी जनता उन्हीं को चुनने के लिए तैयार रहे। बीजेपी को तो 5 साल मिले, अभी उसके पहले जो भी कार्यकाल इतना नहीं था जितना कांग्रेस का था। तो कांग्रेस तो सत्ता में काफी टाइम तक रही, तो उनको काफी मौके भी मिले अपने आप को प्रूव करने के, अपने विकास को दिखाने के, जो अब वो बोलती हैं। तो क्या लगता है आपको इससे? मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस को अगर देखा जाए तो सबको न्याय देना मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। जाति जहाँ जातियाँ इतनी कट्टरता से हैं, वहाँ सबको न्याय देना अकेले किसी के बस का नहीं। इसीलिए वर्गीकरण, इसीलिए पार्टियाँ और बनी। कांग्रेस ने फिर भी अगर आज सबको तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कांग्रेस से ज़्यादा हिस्सेदारी और न्याय किसी दूसरी पार्टी का नाम नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी ने किन किन मुद्दों पर सरकार बनाई थी, उनमें से आप एक भी मुद्दा बता दीजिए जिस पे वो सफल हो। जो उन्होंने बताया मेन मुद्दा उनका था राम मंदिर। आज तक राम मंदिर नहीं बना। हरिजन उत्पीड़न एक्ट, जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुधार कर दिया, उसमें एक गलत क्लाज है कि बिना किसी जांच के दलित उत्पीड़न एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा और जिसके खिलाफ दर्ज होगा, चाहे उसने कोई अपराध किया नहीं, उसे जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आया कि नहीं, इस क्लाज को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे दिक्कत होगी। तमाम ऐसे लोग जो विदेश में बैठे हैं उनको भी जेल जाना पड़ा और उन्हें जमानत करानी पड़ी, उन्हें परेशानियाँ आई। ये गलत है। जाँच होना चाहिए, लेकिन दरोगा और थानेदार नहीं करेगा, CO स्तर का अफसर करेगा। उसे आपने 24 घंटे में बदल दिया। तो राम मंदिर के लिए क्यों कानून नहीं बना पाए? 15 लाख आएगा, सबके खाते में मिलेगा, नहीं मिला। काला धन आएगा, बाबा रामदेव कह रहे थे काला धन 100 दिन में आ जाएगा। 100 दिन का आज 5 साल पूरे हो गए, सरकार का टर्म खत्म हो गया। तो एक हम कह रहे हैं, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, उनके समय में कौन सा अच्छा काम हो गया था? एक काम बीजेपी वाले गिरा दें। दंगा कराने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा काम किया है वो बता दें। नहीं सर, हम बीजेपी को ही लेके नहीं बोल रहे हैं, हम किसी भी सरकार, हर सरकार हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें। समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद गैर यादव दलित पिछड़ों को कुछ नहीं मिला। लात गाली और मार खाने के अलावा पाल प्रजापति कश्यप से लेके जितनी जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, चाहे वो कोई भी उत्तर प्रदेश में रहने वाला,
कुछ नहीं मिला। उनके समय में गुंडई चरम सीमा पे थी, कोई आवाज़ उठाता था तो उसका मर्डर हो जाना था। कई ऐसी घटनाएं हैं, बदायूं में घटना हुई, 2 बेटियों को रेप भी हुआ उनके साथ और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो उनकी सरकार की ये उपलब्धि है कि गुंडई खूब हुई। क्या ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा? देखिए, मैं छोटी पार्टी हूँ, मैं तो चाहूँगा कि गठबंधन और आगे तक चले। ये कांग्रेस के ऊपर है कि वो गठबंधन में हमें कहाँ तक ले जाएगी। रही सवाल एक बड़ी पार्टी, छोटी जितनी पार्टियां सबको विलय कराना चाहती हैं, लेकिन मैं ये बात मान के बनाया हूँ पार्टी कि मैं विलय नहीं करूँगा, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, पार्टी की स्थिति कोई भी हो। चलिए, वो तो देखेंगे, वो चुनाव बताएंगे और लोग डिसाइड करेंगे वो किसको जिताने जाते हैं। ये थे हमारे साथ महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, जनता को भी धन्यवाद।